टैक्स तो ख़त्म हो गया है, बिल्कुल बिल्कुल ना होने के बराबर है। ज़रा इस बारे में बता दी कि ये बजट अच्छा था, बुरा था? सैलरीड क्लास के लिए जो पिछले 2-3 सालों से ज़्यादती चल रही थी उसको करेक्ट करने में एक अच्छा स्टेप है। लेट्स से आपकी 1 लाख रुपए सैलरी, तो पहले आप हर महीने जो थे ना 2,500 रुपए टैक्स ढाई देते हजार थे, रुपये अब टैक्स। आपको सिर्फ 500 रुपए देने होंगे। जहाँ सारी दुनिया सोलर पे जा रही है, सोलर को इनकरेज कर रही है, वहाँ इन्होंने सोलर पे टैक्स लगा दिया है। ये सोलर को डिस्करेज किया जा रहा है, ये बात सच है, लेकिन अभी भी सोलर बहुत सस्ता है। एग्रीकल्चर को इस बजट से क्या फ़ायदा होगा? ज़्यादा एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एग्रीकल्चर टैक्स पे बातें चल रही है ना, वो प्रोविंशियल लेवल के जो बजट्स आएंगे ना, उसमें ज़्यादा डिटेल होगी कि उस पे जी। टैक्स लगेगा कि नहीं। आखिर हम अपने पैसे को ब्लैक में ही क्यों रखना चाहते हैं, वाइट में क्यों नहीं लाना चाहते, फाइलर होके? और पाकिस्तान के अंदर नॉन फाइलर्स का भी थोड़ा सा बता दीजिए, इस बजट के अंदर उनको क्या क्या नुकसानात होंगे अगर वो फाइलर नहीं होते तो? पाकिस्तान है थोड़ी सी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, वो ब्लैक सेक्टर्स, इकोनॉमी जिसे कहते हैं। ब्लैक इकोनॉमी, ग्रे इकोनॉमी के ठीक लोग है। जो है उनकी इनकम हो रही होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बुक्स में नहीं आती। आप 850 सीसी से ऊपर गाड़ी नहीं खरीद सकते अगर इनएलिजिबल है। अगर आप इनएलिजिबल ठीक हैं। है। हज और उम्रा के अलावा फॉरेन ट्रैवल भी नहीं कर फॉरेन सकते। ट्रैवल ये हाँ बिल्कुल कंफर्म बात हाँ। है। कैश ट्रांजैक्शन को डिस्करेज करना अच्छी बात है या पाकिस्तान को ये बैकफायर कर जाएगी? कैश ट्रांजैक्शन को बिल्कुल डिस्करेज करना चाहिए। इससे ना पूरी जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है उसमें अगर आप कैश ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, किसी ना किसी ने उस कैश की सेफ्टी करनी है, फिर बैंक में लेके जाना है, तो लोगों का टाइम ज़ाया होता है और कॉस्ट होती है इसकी। 2023 में जब पाकिस्तान डिफॉल्ट करने लगा था तो ये डेट टू जीडीपी हाई 70s में वाकई चला गया था। पाकिस्तान डिफॉल्ट करने लगा था? बिल्कुल आप बिल्कुल। इसमें एग्री करते हैं? इतने कम डॉलर्स रह गए थे, 1-2 और महीने शायद अगर आप डिले करते तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें चोक करनी पड़ती। बताइएगा, ई कॉमर्स के ऊपर, यूट्यूबर्स के ऊपर भी टैक्स लग गया है, फ्रीलांसर्स के ऊपर भी काफ़ी टैक्स लगा है। ये टैक्स जो है ना, जो डिलीवर कर रहा होगा ना, जैसे टीसीएस, वो लोग कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कराएंगे। अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक्स ऑर्डर की है तो जी। जो भी उसकी कीमत है 0.25% टैक्स आपको एडिशनल पे करना होगा। किसी ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, उसको बाहर से पेमेंट आ रही है, उस पर टैक्स होगा, लेकिन वो अप्लाई नहीं होगा। अब जो लोग मेटा और गूगल पे एड्स रन करते, तो पहले अगर आप लेट से 1 लाख रुपए के एड्स रन कर रहे हैं तो आपको 10,000 रुपए टैक्स देना होता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बजट 2025-26 आ चुका है और कल से बजट के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। सतही तौर पर तो ये बजट बहुत अच्छा लग रहा है। बाज़ लोग तनकीद भी कर रहे हैं, बाज़ कह रहे हैं, और हुकूमत तो इतनी तारीफ़ें कर रही है कि मैं कल से हैरान रह गया हूँ कि अल्लाह ही खैर करे कि क्या होने वाला है। तो इसी बजट पे बात करने के लिए सैलरीड क्लास के मसाइल के ऊपर, और पाकिस्तान के जो IMF की रिपोर्ट के मुताबिक 45% पॉवर्टी लाइन से क्रॉस कर गई है पाकिस्तानी पॉपुलेशन, गुर्बत की लकीर से भी नीचे है। तो इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहमान नजम साहब, फाइनेंस एक्सपर्ट, इकॉनमी के एक्सपर्ट हैं। ज़रा इनसे जानते हैं कि ये जो बजट आया है ये क्या क्या गुल खिलाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं वालेकुम आप? सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला। मुझे पता है कि इस वक्त जो बजट आया है और आपको काफ़ी लोग अप्रोच कर रहे होंगे। सर, इस बजट के बारे में शुरू करते हैं, इस बजट से ही शुरू करते हैं। ये बताइएगा कि मैं एक लेमैन हूँ, मेरी तरह और भी होंगे जो इकोनॉमिस्ट नहीं हैं, जिनको नहीं पता, और वो बड़े खुश हैं कि जी सैलरीड तबके के ऊपर टैक्स तो ख़त्म हो गया है, बिल्कुल बिल्कुल ना होने के बराबर है। ज़रा इस बारे में बता दी कि ये बजट अच्छा था, बुरा था, कैसा था ये? अच्छा, बिल्कुल। सैलरीड क्लास के लिए जो पिछले 2-3 सालों से ज़्यादती चल रही थी उसको करेक्ट करने में एक अच्छा स्टेप है। आम लोगों को अगर समझना हो ना, लेट्स से आपकी 1 लाख रुपए सैलरी थी, तो पहले आप हर महीने जो थे ना 2,500 रुपए टैक्स देते थे, 2,500 अब टैक्स। आपको सिर्फ 500 रुपए देने होंगे, तो आपके 2,000 रुपए बच गए। अगर आपकी सैलरी तकरीबन 2 लाख रुपए थी तो पहले जो है आप थोड़ा सा ज़्यादा टैक्स देते थे, और अब इस टैक्स सेविंग की वजह से आपको तकरीबन 6,000 रुपए महीना आपकी इनकम एक्स्ट्रा आ गई। ये एक एंगल है टैक्स का। दूसरी चीज़ जिधर ज़्यादती हो रही थी ना सैलरीड इंडिविजुअल्स के साथ पिछले 3 साल, वो ये था कि इन्फ्लेशन होती थी 25%, 30%, और सैलरी बढ़ती थी 10%। 10%। तो हाँ। ये अब ऑलमोस्ट 4 साल बाद हुआ है कि आपकी सैलरी एवरेज 10% बढ़ती है, और पिछले साल की इन्फ्लेशन थी 5%। तो आपको 5% यहाँ से भी फ़ायदा होगा। सही। तो इन दोनों चीज़ों को अगर कंबाइन करें ना, अब पिछले साल में सैलरीड इंडिविजुअल्स जब ये साल ख़त्म होगा तकरीबन 550 से 600 अरब रुपए टैक्स दिए। जी, यानी कि 600 अरब रुपए अगर टैक्स, पूरा हम बिल्कुल। पाकिस्तान में देखें ना, तो सैलरीड इंडिविजुअल्स की जो इनकम है वो 5,000 अरब के अराउंड है। आराम। तो ये जो इन्फ्लेशन की वजह से आपको फ़ायदा हुआ है 5% का, कि सैलरी 10% बढ़ जाएगी और 5% इन्फ्लेशन होगी, इन्फ्लेशन तो होगी। 250 अरब रुपए यहाँ से फ़ायदा है। और जो गवर्नमेंट ने टैक्स रिड्यूस किए हैं वहाँ से तकरीबन 50 से 100 अरब का फ़ायदा है। तो ये दोनों चीज़ों को अगर मिलाएं ना, तो ये तकरीबन $1 बिलियन जो है ना रियल इनकम, इन्फ्लेशन से ऊपर की इनकम जो है ना सैलरीड इंडिविजुअल्स की पॉकेट में आई है। आइए, और बिल्कुल। पिछले सालों में ये $2-2 बिलियन माइनस में जा रही थी। सही।
तो आप इसको देखें, अगर अगर एक सैलरीड इंडिविजुअल्स जो हैं उनके पास $1 बिलियन की एक्स्ट्रा इनकम आती है, तो ये जीडीपी में तकरीबन 0.3% की कंट्रीब्यूशन होती है। अर्बन इकोनॉमी में लोग जो है और चीज़ें खरीदेंगे, थोड़ी सी जो पुरानी उन्होंने लेट से कोई प्लॉट बुक कराया हुआ था उसकी पेमेंट्स करेंगे, तो इनकम सैलरीड इंडिविजुअल्स की इंक्रीज़ होगी इस साल। और एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट में इस बजट से जैसे पाकिस्तान के अंदर क्रॉप्स जो हैं वो कम हुई हैं, उसकी वजह पानी भी थी, पानी की कमी भी थी, और उसकी वजह थोड़ी सी महंगाई भी थी, ठीक है, और दूसरी और भी वजूहात थी। तो एग्रीकल्चर को इस बजट से क्या फ़ायदा होगा? अच्छा, एग्रीकल्चर में एज सच जो है ना, फेडरल बजट में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती। कुछ लोग कह रहे थे खाद पे एफईडी बढ़ा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ज़्यादा एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एग्रीकल्चर टैक्स पे बातें चल रही है ना, वो प्रोविंशियल लेवल के जो बजट्स आएंगे ना, उसमें ज़्यादा डिटेल होगी कि उस पर टैक्स लगेगा कि नहीं। जो पिछले 2 साल में एग्रीकल्चर इकोनॉमी ख़राब हुई है ना, उसके 2 रीज़न हैं। एक तो ज़्यादातर लोग जैसे कहते हैं कि पहले हुकूमत जो थी वो गंदम खरीद लेती थी, और पिछले 1 साल से जो है वो एकदम से पीछे हट गए हैं। उसकी वजह से ऑलमोस्ट कीमत जो आधी हो गई है। लेकिन इसका एक और रीज़न भी है। जब 2022 और 23 में दुनिया में कमोडिटी सुपर साइकिल चल रहा था, तेल महंगा हुआ था, तो जब गंदम भी महंगी हो जाती है, कॉर्न भी महंगा हो जाता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। अब वहाँ जो इंटरनेशनल प्राइसेस है ना, वो भी नीचे आ गई हैं। सही। तो और जो लोकल आपके सारे कमोडिटीज, जो इंटरनेशनल कमोडिटीज वहाँ से भी प्राइस नीचे आई, और आपके जो अपने इनपुट्स थे खाद, वो भी थोड़ी महंगी हो गई, तो आपका जो प्रॉफिट था वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया। तो इन दोनों रीजंस ने मिला के जो है ना एग्रीकल्चर इकोनॉमी को हिट किया। सही। मजमूई तौर पर अब्दुल रहमान साहब देखा गया है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई कम हुई है पिछले साल से। इस गवर्नमेंट ने अपना दूसरा बजट पेश किया है, तो क्या आप ये समझते हैं कि बाकी फेलियर्स को छुपा रही है इनकी ये कामयाबी कि ये महंगाई कम करने में कामयाब रहे हैं? बाकी एग्रीकल्चर के फेलियर हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के फेलियर हैं, वो सारे फेलियर्स को छुपाते हुए मुद्दा जो है, बेसिक नीड जो है महंगाई कम करना है, तो वो महंगाई कम कर रहे हैं। देखिए, किसी भी इकोनॉमी में ना 2 ही चीज़ें होती हैं, एक होती है अनएम्प्लॉयमेंट और एक होती है इन्फ्लेशन। यानी कि लोग को पहले तो जॉब होनी चाहिए ना। अगर जॉब नहीं होगी तो आपको 1% महंगाई भी जाना ज़्यादा लगेगी। अगर आपकी जॉब होगी, थोड़ी सी जीडीपी ग्रोथ हो रही होगी, तो फिर 5-7% भी इन्फ्लेशन होगी, आप उससे ऊपर जो है सैलरी इंक्रीज अफोर्ड कर लेंगे। तो जब भी पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में जाता है, तो पहला 1 से 1.5 साल जो होता है ना, जिसको कहते हैं स्टेबलाइज हो रही है इकोनॉमी, और उसको बड़ा सेलिब्रेट भी किया जाता है कि रेटिंग्स ऊपर जा रही हैं, महंगाई कम हो गई, डॉलर स्टेबल है। वो सब में सेम रेसिपी होती है IMF की। तो इस गवर्नमेंट ने भी पिछले 1 साल में ऑलमोस्ट सेम चीज़ें फॉलो की हैं। अब जब आपकी चीज़ें स्टेबलाइज हो जाती हैं, फिर आपने जो है ना अपनी थिंकिंग दिखानी होती है। अब मेरा प्लान क्या है? शुरू में आपने जो है ना IMF का प्लान ही फॉलो करना होता है 90%, 10% आप अपनी मर्जी की चीज़ें कर लेते हैं। अब जो कहते हैं कि इस गवर्नमेंट का प्लान क्या है, पाकिस्तान में 2 ही मसले हैं। अनटैक्सड सेक्टर्स को आपने टैक्स करना है, ठीक है, और जो लोग अपनी इनकम जो है वो नहीं शो करते, उनको किसी तरीके से टैक्स नेट में लेकर आना। अब ये नॉन फाइलर्स का ना, इस गवर्नमेंट ने पिछले साल भी हमने देखा था, और इस बजट में भी देखा है कि नॉन फाइलर्स के ऊपर काफ़ी पाबंदियां भी इन्होंने लगाई हैं। लेकिन पाकिस्तान का बेसिक मसला क्या है कि क्यों आखिर हम अपने पैसे को ब्लैक में ही क्यों रखना चाहते हैं, वाइट में क्यों नहीं लाना चाहते फाइलर होके? और पाकिस्तान के अंदर नॉन फाइलर्स का भी थोड़ा सा बता दीजिएगा कि इस बजट के अंदर उनको क्या क्या नुकसानात होंगे अगर वो फाइलर नहीं होते तो। अच्छा, इसमें जैसे हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात कर रहे थे ना, तो उसमें पाकिस्तान है थोड़ी सी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी। तो जो 2 ब्लैक इकोनॉमी जिसे कहते हैं, ब्लैक इकोनॉमी, ग्रे इकोनॉमी के लोग जो है उनकी इनकम हो रही होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बुक्स में नहीं आती। तो पाकिस्तान में 2 सेक्टर्स हैं सबसे बड़े जो अभी तक टैक्स नेट से बाहर हैं। प्रॉपर्टी जो है पिछले 2-3 सालों में फिर भी टैक्स नेट में आया, आपने बाइंग और सेलिंग पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए हैं। तो एग्रीकल्चर और रिटेल सेक्टर, ये जो है ना किसी भी गवर्नमेंट का नंबर 1 फोकस होना चाहिए। अगर कोई भी गवर्नमेंट इन 2 सेक्टर्स को रेगुलराइज करती है, इनसे टैक्स कलेक्शन इंक्रीज करती है, तो वाकई मैं भी ना अगले साल आके आपको कहूँगा कि वाकई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए हैं। तो एग्रीकल्चर पे IMF ने पेपर पे तो टैक्स लगवा दिया। अब अगले साल में देखते हैं कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो उसको कलेक्ट करती हैं, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। रिटेलर्स से रिलेटेड पिछले साल गवर्नमेंट में एक स्कीम आई थी कि अगर आप रिटेलर हैं, नॉन फाइलर हैं, तो आपका इनकम टैक्स ऑन बाइंग 2.5% होगा। उससे बहुत ज़्यादा रिटेलर्स जो है, कोई भी चीज़ आप जैसे खरीदते हैं, जैसे आपने नेस्ले का कोई प्रोडक्ट बाई किया, तो जब आप बाई करेंगे ना 100 रुपये की चीज़, तो आपको 2.5 रुपये टैक्स जमा कराना है। तो ये एक अच्छा रिफॉर्म था। इससे जो है काफ़ी ज़्यादा रिटेलर्स जो है वो टैक्स नेट में आए हैं, लेकिन अभी उनसे कलेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं हो रही। यानी कि आपने उनकी इनकम तक पहुँचना है। अब इस बजट में बहुत बड़ा इन्होंने स्टेप लिया है, और ये पाकिस्तान में 1-2 दफ़ा पहले भी लिया गया है, लेकिन बैक ट्रैक हो जाता है। वो ये है, इन्होंने कहा कि अब से नॉन फाइलर की कैटेगरी ख़त्म है। एलिजिबल पर्सन होगा और इनएलिजिबल पर्सन होगा। एलिजिबल पर्सन वो है जो कि फाइलर भी है, और अगर वो चीज़ कोई ख़रीदने जा रहा है ना, तो वो शो कर सकता है कि पिछली रिटर्न में मैंने जो है ऑलरेडी मेरे पास इतनी वेल्थ है। यानी कि अगर मैं 5 करोड़ का कोई प्लॉट ख़रीदने जा रहा हूँ,
तो मेरी जो पिछली रिटर्न है और जो मेरे पिछले 6-7 महीने गुजरे हैं उसमें 5 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा वेल्थ होनी चाहिए। अगर कोई रिटर्न फाइल कर रहा है लेकिन नील रिटर्न फाइल कर रहा है और उसकी लेट से इनकम सिर्फ वेल्थ जो है 1 करोड़ है और वो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा है, वो भी नहीं खरीद सकता सही। भले वो फाइलर है। तो अब इन एलिजिबल पर्सन की कैटेगरी इंक्लूड हुई है और ये 3-4 महीने पहले भी ऑर्डिनेंस के तौर पे इसको लाने की कोशिश कर रहे थे, बिल पास करने की कोशिश कर रहे थे पार्लियामेंट में, लेकिन हुआ नहीं था। अब ये फाइनेंस बिल का पार्ट है। अगर आप इनएलिजिबल हैं यानी कि आपने अपनी वेल्थ डिक्लेयर नहीं की हुई, आप 850 सीसी से ऊपर गाड़ी नहीं खरीद सकते अगर इनएलिजिबल है। अगर आप इनएलिजिबल ठीक है। ठीक है। ये अभी मैंने कंफर्म नहीं किया बट कुछ लोग कह रहे हैं आप हज और उम्रा के अलावा फॉरेन ट्रैवल भी नहीं कर फॉरेन सकते। ट्रैवल ये बिल्कुल हाँ, कंफर्म बात है, हाँ। ये मैं इस पे फैक्ट चेक कर चुका हूँ कि नहीं कर सकते। ठीक है। फिर इसके अलावा आप रियल एस्टेट की ट्रांजैक्शन अबव अ सर्टेन लिमिट, जो कि अभी गवर्नमेंट बताएगी, मोस्ट प्रॉब्ली कोई 1 करोड़ के आसपास होगी, तो आप उससे ऊपर भी नहीं कर सकते अगर आप इनएलिजिबल हैं। ठीक है। तो इस तरह की जब आप रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे ना, फिर लोगों को प्रॉपर्टी बाय नहीं वाकई कर सकते। प्रॉब्लम होगी चीज़ें बाय करने में। प्रॉपर्टी भी बाय नहीं कर सकती। हाँ, अभी उसकी लिमिट अनाउंस नहीं हुई बट एक लिमिट से ज़्यादा की प्रॉपर्टी जो है आप बाय नहीं कर सकते। बाय नहीं कर सकते। तो ये बहुत अच्छा कदम है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है गवर्नमेंट को एक स्ट्रॉन्ग विल शो करनी होगी क्योंकि इस पर बहुत प्रोटेस्ट भी होते हैं। इस तरह भी होता है, लोग आ जाते हैं कहते हैं अब तो गाड़ियाँ ही नहीं बिकेंगी, अब तो प्रॉपर्टी का काम ही ख़त्म हो जाएगा, लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट पहुँच जाएगी। लेकिन ये बहुत अच्छा स्टेप है। पिछले 2 सालों में पाकिस्तान में जो लोग फाइल करते हैं ना रिटर्न, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है। लोग ज़्यादातर ये सोचते हैं कि पाकिस्तान में फाइलर्स जो है ना बहुत कम है, लेकिन फाइलर्स हैं लेकिन वो नील रिटर्न फाइल करते हैं। ठीक। तो अब अगर लोग अपनी सही इनकम शो करेंगे फिर ही वो ये सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। इसमें एक और चीज़ भी देखी जा रही है कि कैश ट्रांजैक्शन को को डिस्करेज भी किया गया है। मिसाल के तौर पे एक बात सुनने में आ रही है कि अगर अब आप कैश पे पेट्रोल डलवाते हैं तो आपको 2 रुपये फी लीटर महंगा पेट्रोल मिलेगा, और अगर आप कार्ड से डलवाते हैं तो आपको उसी कीमत पे मिलेगा। तो ये थोड़ा सा बताइएगा कि ये कैश ट्रांजैक्शन को डिस्करेज करना अच्छी बात है या पाकिस्तान को ये बैकफायर कर जाएगी? देखिए, कैश ट्रांजैक्शन को बिल्कुल डिस्करेज करना चाहिए। इससे ना पूरी जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है उसमें अगर आप कैश ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, किसी ना किसी ने उस कैश की सेफ्टी करनी है, फिर बैंक में लेके जाना है, तो लोगों का टाइम ज़ाया होता है और कॉस्ट होती है इसकी। तो जितनी कैशलेस ट्रांजैक्शंस होती हैं आपकी इकोनॉमी उतनी ज़्यादा ग्रो करती है। तो ये जो फ्यूल, पेट्रोल और डीजल महंगा होगा अगर आप कैश से पे करेंगे, ये प्रपोजल है, अभी तक नहीं आया फाइनेंस बिल में। हो सकता है बाद में आए, थोड़े दिन बाद। सो इसको भी बड़ा सोच समझ के करना चाहिए क्योंकि अभी भी पाकिस्तान में जो है बहुत ज़्यादा जगह हैं, इवन दो लोग सोचते हैं कि जैज़ कैश है, सब कुछ है। इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं? प्रोज तो आपने बता दिए कि सेफ्टी का वो तो, इसके नुकसानात क्या हैं? इसके नुकसानात ये हैं कि आप लेट से किसी पेट्रोल पंप पे गए, वो कहे मेरी कार्ड मशीन नहीं चल रही। कार्ड मशीन आप कैसे मेक श्योर करेंगे कि अगर एक बंदा उधर जा रहा है और वो पे करना चाह रहा है डिजिटली, उसको उसके लिए जो 100% अवेलेबिलिटी हो। मोस्टली पेट्रोल पंप पे है ही नहीं। हाँ, और अब आप सोचें कोई जिसने फ्यूल डलवाना है उसने डलवाना है, तो अर्बन एरियाज़ में शायद ये फैसिलिटी आ जाए, लेकिन रूरल एरियाज़ में थोड़े से चैलेंजेस होंगे। तो सोच समझ के ग्राउंड रियलिटीज़ देख के इसको करना चाहिए। और मे बी आप स्टार्ट इस तरीके से कर सकते हैं कि महंगा देने के बजाय जो कार्ड से दे रहा है उसको सस्ता दे दें। 2 रुपये से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे ही इस बजट में आपने जो है 2.5 रुपये कार्बन लेवी लगाई है डीजल और पेट्रोल पे, जो कि अगले साल जो है वो 5 रुपये हो जाएगी। तो आप अगर 2 रुपये का डिस्काउंट दे भी देंगे तो कोई इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं हो सकती। अच्छा, ये बात जो तनकीद करने वाले हैं ना, वो ये भी तनकीद कर रहे हैं कि जोंक यहाँ लगे या यहाँ लगे, खून तो उसने चूसना ही चूसना है। वो ये कह रहे हैं कि अगर सैलरीज में टैक्स माफ़ कर दिया तो बिजली के बिलों में टैक्स डाल दिया है, पेट्रोल लेवी बढ़ा दी है, बाकी अशिया में टैक्स डाल दिया, तो फ़ायदा क्या हुआ? फिर बात तो वहीं आ गई। पेट्रोलियम लेवी बिल्कुल बढ़ी है पिछले 2-3 महीनों में, और जो अगले साल जो बजट में लिखा गया ना उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं है, सिर्फ 2.5 रुपये का है। यानी कि अभी जो पेट्रोलियम लेवी चल रही है उसके हिसाब से ही अगर आप अगले साल जो जितना पेट्रोल सेल होगा ना उससे वो कलेक्शन हो जाएगी जितनी इन्होंने प्रोजेक्ट की है। पेट्रोलियम लेवी बढ़ी है लेकिन पेट्रोल महंगा नहीं हुआ क्योंकि इन्होंने पीछे से पेट्रोल इंटरनेशनली सस्ता हो रहा था और टैक्स कलेक्ट करके जो है उसको डिस्करेज किया। देखें, इसकी प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। प्रो ये है कि पाकिस्तान में ना 12 से 15 बिलियन डॉलर का फ्यूल इंपोर्ट होता है, तो जितना आप इसको सस्ता करेंगे ना इंपोर्ट बढ़ेगी, फिर एंड में आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होगी। तो वही बात, अगर आप उधर से पेट्रोलियम लेवी नहीं लेंगे तो जो डीवैल्यूएशन से सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं वो भी होगी। इसका दूसरा एंगल फिर ये है कि लोगों ने रोज़ ट्रैवल भी करना होता है, आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोई है नहीं, तो जो आम बंदा है उसने रोज़ काम पे जाना है, अगर पेट्रोल महंगा होगा तो फिर उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आपको ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ना अच्छा कर देना चाहिए। जब एक दफ़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होगा ना, फिर पेट्रोल अगर 500 रुपये का होगा तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इसमें भी फ्लॉ है ना एक, के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर लोग, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है
तो ये जो रिक्शे वगैरह हैं इनका क्या करेंगे? हम्म। ये नहीं, ये तो जैसे आजकल जैसे बात होती है ना, एआई का दौर आने वाला है हाँ आगे, हाँ तो लोग रीपर्पस हो जाते हैं कहीं ना कहीं, किसी और कहीं- जॉब में चले जाएंगे, बाइकिया पे जैसे लोग बाइक चलाते हैं उसमें हम्म, चले जाएंगे। तो वो इतना इस तरह नहीं सोचना चाहिए कि कोई अच्छे काम में किसी ना किसी का तो किसी ना नुकसान होता है किसी ना, नुकसान तो बिल्कुल उसको होता हेल्प कर देनी चाहिए। है। सही। ये उसकी सिर्फ उसका सोच के जो है एक अच्छा काम रोकना नहीं चाहिए। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि इस बजट के अंदर मुख्तलिफ और भी टैक्सेस थे, जहाँ सारी दुनिया सोलर पे जा रही है, सोलर को इनकरेज कर रही, वहाँ हम्म। इन्होंने सोलर पे टैक्स लगा हम्म। दिया है। अब देखें कि जैसे हीट वेव का है, सोलर एनर्जी के ऊपर सारी दुनिया रिलाय कर रही है, तो ये सोलर को डिस्करेज कर रहे हैं। ये सोलर को डिस्करेज किया जा रहा है, ये बात सच है, लेकिन अभी भी सोलर बहुत सस्ता है। यानी कि हम्म। जो सोलर से बिजली बन रही है ना, इस हाँ, पे इस बाकी मुल्कों के मुकाबले में सोलर सस्ता है पाकिस्तान में। अब सिर्फ 18%, इस पे कोई ड्यूटीज वगैरह नहीं है, सिर्फ हम्म, सेल्स टैक्स अप्लाई हुआ है। ये कर सकते थे, थोड़ा कम रेट अप्लाई कर देते, क्योंकि जब 0% सेल टैक्स होता है ना, जी। तो इससे मनी लॉन्ड्रिंग भी होती है। हम्म यानी कि अगर किसी ने लेट से बायर $1 मिलियन भेजने हैं, तो हम्म, वो एक फेक ऑर्डर बना लेता था सोलर पैनल का, जो कि सोलर पाकिस्तान पैनल। में कभी आता ही नहीं था, और उसके पूरे के पूरे पैसे, कोई टैक्स उसको नहीं देना होता था, वो बाहर चले जाते थे। तो इस पे सेल टैक्स थोड़ा सा होना चाहिए था, ताकि लोग मनी लॉन्ड्रिंग ना करें। बट 18% आई थिंक इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दिया है। ठीक। और ज़्यादातर आप लोग सोचते हैं कि जैसे लाहौर में लगे हुए हैं सोलर पैनल्स, जी जी। कराची में लगे हुए हैं, 70 से 80% सोलर पैनल्स जो है ना, उस जगह पे लगते हैं जहाँ पे बिजली होती ही नहीं है, ठीक। जहाँ पे ग्रिड है ही नहीं, गाँव में। तो आप उनके लिए जब बिजली सोलर पैनल महंगा कर रहे हैं, तो वो इतनी अच्छी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सेल टैक्स इस पे होना चाहिए, ताकि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला एलिमेंट है ना, वो ख़त्म हो। इसमें जो टैक्स कलेक्शन का है डिपार्टमेंट है हमारा, वो बाकी चीज़ों से सैलरीड पर्सन से टैक्स हटा दिया। अब ये जो टैक्स कलेक्शन है, हम्म। इसमें कितना इम्पैक्टफुल है ये बजट? इसको इस तरह देख लेते हैं, जैसे कि एफपीआर का जो अगले साल का टारगेट होता है, लोग कहते हैं अचीव होगा कि नहीं होगा। हम्म, तो वैसे बजट के नंबर्स में तो सिर्फ 18% इंक्रीज़ है, लेकिन उसमें ये अज्यूम किया हुआ है कि जो अभी साल ख़त्म हो रहा है उसका टारगेट अचीव हो जाएगा। वहाँ पे भी बहुत बड़ा शॉर्टफॉल होना है। तो ये जो अगले साल तकरीबन 25 से 27% जो है एफबीआर का टैक्स टारगेट जो है ना, ऊपर है। हम्म, अब उसमें हम देखते हैं कि अगले साल तकरीबन 4-4.5% ग्रोथ होगी, 7.5% इन्फ्लेशन भी अज्यूम की हुई है। तो इसी 7.5% इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन अज्यूम की हुई है। रिज्यूम की। हाँ, और ये कम कितनी हुई है? पिछले साल अब ऑलमोस्ट जो साल खत्म हो रहा है, इसमें तकरीबन 5% की पाँच एवरेज परसेंट कम बनेगी। हुई है। इसमें भी ना जो फूड रिलेटेड इन्फ्लेशन थी, वो बहुत ज़्यादा कम हो गई, चीज़ें तो सस्ती हो गई हैं। महंगाई कम होने के बावजूद जो हम्म। 45% लोग हैं वो गुर्बत की लकीर से भी नीचे हैं। ये वर्ल्ड बैंक की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है। लेटेस्ट रिपोर्ट है। उसमें ना एक चीज़ ये भी चेंज हुई है कि पहले वर्ल्ड बैंक का मैट्रिक होता था कि अगर आप $2 से कम कमा रहे हैं ना दिन के, जी। तो आपको खतरे गुर्बत से नीचे तस्वर किया जाता है। अब इन्होंने उसको बढ़ा के $3 कर दिया है। तो एक ये थोड़ा सा ये एलिमेंट भी है। दूसरा, पाकिस्तान में भी पिछले 2-3 सालों में ग्रोथ नहीं हुई, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, बिल्कुल। लोग बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ें जब कंबाइन होती हैं ना, तो ये जो है ना, रिजल्ट बहुत अच्छा, ख़राब आए हैं। एक खुशखबरी भी है, वो ये कि सरकारी जो ओहदेदारान है उनकी सैलरीज में इंक्रीज हुआ। हम्म। मैं पिछले दिनों काफ़ी ऐसे लोगों को मिल चुका हूँ और उनको देख चुका हूँ जो पूरी पूरी फैमिली समेत बाहर के मुल्क में, यूरोप में, कनाडा में, ख़ास तौर पे ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो रहे हैं, और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं कि छुट्टी अप्लाई करके वो हम्म। बाहर निकल रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि यार जाना है पाकिस्तान, जाएं या ना जाएं। तो एक तो वैसे ही जो पाकिस्तान से मुल्क छोड़ के जा रहे हैं उनमें सरकारी एम्प्लॉयज़ भी हैं, तो ये सैलरी बढ़ने से कोई इसमें फ़र्क आएगा? देखिए, थोड़ा सा जो है ना, एक सेंस ऑफ रिलीफ तो है। अब लेकिन आप ये भी देखें कि पिछले 3 सालों में चीज़ें ऑलमोस्ट सारी डबल हो गई हैं, लेकिन सैलरी जो है वो 30-40% से बढ़ी है। 30-40% से बढ़ी हाँ, नहीं तो है। अभी भी आपको जो है ये 3-4 साल और मज़ीद ऐसे रिलीफ देनी होगी, इन्फ्लेशन कम रखनी होगी हर साल 5 से 7% की रेंज में, ताकि हर साल जो है 5-5% करके जो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, जो उनकी असल अर्निंग पावर थी जी। 2021 में, वहाँ तक पहुँचे। तो इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और ये ऐसे ही होता है, जब भी कोई बहुत बड़ा शॉक आता है ना इकोनॉमी में, एकदम से महंगाई हो जाती है, फिर सैलरीज जो है आहिस्ता आहिस्ता कैचअप करती हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमएफ प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ आएगी ना, तो जब ग्रोथ ज़्यादा होती है, फिर कभी कभी एक साल में 10% के बजाय 15% सैलरीज भी बढ़ जाती हैं। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है औरंगजेब साहब, इनकी एक सोच है कि टैक्स कलेक्शन से फिस्कल डेफिसिट को कम किया जाए, या फिर यही आईएमएफ की भी है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये पाकिस्तान अब अपने जो कर्जे हैं उनको भी कम कर सकेगा आने वाले वक्तों में?
गो के कर्जे बढ़े हैं, हम्म, चाहे आप पीटीआई की गवर्नमेंट देख लें, उसमें भी डबल हुए, 49 अरब का कर्जा हो गया। उसके बाद फिर जो पीडीएम की गवर्नमेंट है उसमें भी कर्जे बढ़े, अब ये जो गवर्नमेंट है इसमें भी कर्जे बढ़े हैं। तो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं आपको? देखें अब जैसे सैलरी इंडिविजुअल्स की हम एग्जांपल लेते हैं, वो कहते हैं पहले मेरी सैलरी 1 लाख थी, अब 1,10,000 हो गई, लेकिन चीज़ें महंगी हो गई। तो हमेशा जो कर्जा होता है ना, जी। उसको आप कंपेयर करते हैं अर्निंग पावर से। मुल्कों के अगर कर्ज़ों को कंपेयर करना हो तो आपने देखना होता है उस मुल्क की इकोनॉमी का साइज़ क्या है। तो मुल्क के जो कर्जे होते हैं ना रुपीज़ में, वो तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। वो तो ऐसा हो ही नहीं सकता, बहुत ऐसी अजीब सा साल होगा जिसमें वो रुपीज़ में नीचे आ जाए। रुपीज में नीचे आ जाए। लेकिन साथ साथ जीडीपी जब बढ़ रहा होता है ना, तो इसमें देखते हैं डेट टू जीडीपी, यानी कि एक बंदे के ऊपर कर्जा और उसकी खुद की इनकम या उसकी वेल्थ का परसेंटेज देखनी चाहिए हमेशा। तो पिछले 2 सालों से एक ये चीज़ तो पाकिस्तान बहुत अच्छी कर रहा है। पिछले साल इनका जो टारगेट था वो 3.5% था जीडीपी ग्रोथ का, जो कि सिर्फ 2.7% हुआ है। तो ये एक फेलियर आपको लगता है कि ये इसको ओवरकम नहीं कर पा रहे, जीडीपी पाकिस्तान की ग्रो नहीं कर रही वैसे जो टारगेट था? बिल्कुल, ये तो ना होने के बराबर है। इसमें एग्रीकल्चर का भी बहुत ज़्यादा रोल है। जी। और जो आईएमएफ प्रोग्राम का पहले 1.5 साल होता है ना, उसमें ऐसे ही होता है, उसमें ग्रोथ करना बहुत मुश्किल होता है। वो आपको एक दफ़ा से जो है सारी चीज़ें स्टेबल करते हैं, फिर आपने जो है ना अपनी सारी टेक्निक्स और जो आपकी नॉलेज ऑफ इकोनॉमी होती है, ऑफ लोकल इकोनॉमी, आपने जो जैसे फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं ना होम ग्रोन प्लान लेकर आना है। अब वो टाइम है, देखेंगे कि ये 6 महीने बाद होम ग्रोन प्लान कैसे लेकर आते हैं कि आपके जो डॉलर के प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी ना आए और ग्रोथ भी जो है इंक्रीज़ होने लग जाए। इससे पहले हम जो कर्ज़ों की और उसकी बात कर रहे थे, तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट मेट्रिक होता है प्राइमरी सरप्लस। प्राइमरी, इसको थोड़ा सा हाँ, एक्सप्लेन प्राइमरी कर सरप्लस होता है कि बजट में हुकूमत की जितनी इनकम हो रही है ना, और उसमें से वो सारे खर्चे माइनस कर दें अदर देन जो आपने सूद देना है ऑन डेट। यानी कि अगर एक मुल्क अपने सिर्फ इनको टैक्स रेवेन्यू रिसीव हो रहा है उससे अपने बाकी सारे कर्जे पूरे कर लेना अदर देन इंटरेस्ट ऑन डेट, तो कहेंगे इस मुल्क ने प्राइमरी सरप्लस कर लिया। आज से पिछला साल अगर हटा दें तो उससे पहले पाकिस्तान ने प्राइमरी सरप्लस 2000 की दौर में किया था। यानी कि 20 साल बाद जो है ना पाकिस्तान ने 2023 और 2024 में प्राइमरी सरप्लस अचीव किया था। यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि महंगाई को कंट्रोल करती है। जब हुकूमत अपने लेवल पे पैसे नहीं बांट रही होती और बड़े सोच समझ के खर्च कर रही होती है तो फिर उससे महंगाई कंट्रोल होती है। अगले साल में भी प्राइमरी सरप्लस का टारगेट 2000 अरब से भी ज़्यादा है। 2000 अरब से भी हाँ, ज्यादा। अगर आप प्राइमरी सरप्लस अचीव करते हैं ना, बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि आपका डेट टू जीडीपी जो है ना वो नीचे आ जाएगा। डेट टू आगे जीडीपी जैसे हमने बात की ना कि मुल्क पे कर्जा कितना है कर्जा कितना और उसकी इकोनॉमी का साइज कितना है। 2023 में जब पाकिस्तान डिफॉल्ट करने लगा था तो ये डेट टू जीडीपी हाई 70s में वाकई चला गया पाकिस्तान डिफॉल्ट करने लगा था? था। आप बिल्कुल इसमें एग्री करते हैं? इतने कम डॉलर्स रह गए थे। 1-2 और महीने शायद अगर आप डिले करते तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें चोक करनी पड़ती हैं। एलसीज ऑलरेडी ओपन नहीं हो रही इसका थी। मतलब है कि शहबाज हुकूमत जो है वो सच बोल रहे हैं कि डिफॉल्ट करने वाला था पाकिस्तान। डिफॉल्ट करने में गलती किसकी थी? इमरान खान की गलती थी, इमरान खान इकॉनमी की गलती थी, या इनकी अपनी कारस्तानियाँ लेकिन थी? ये पॉलिटिकल इकोनॉमी होती है, एक इकोनॉमी में पॉलिटिक्स भी होती है। अब जैसे पाकिस्तान में बूम बस साइकिल होते हैं कि पहले इकोनॉमी ऊपर जाती है, तो अब आप देखें कोई एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है लेट्स से उसके 3-4 साल पूरे हो गए हैं, उसको जब नज़र आता है ना कि अब 1 से 2 साल बाद मेरी बारी ख़त्म हो गवर्नमेंट जाएगी, खत्म होने वाली है, तो वो फिर जो है ना थोड़ी सी सब्सिडीज़ ओपन करते हैं, अपने वोट्स लेने की बैंक। कोशिश करते हैं अगले इलेक्शन में। ठीक। फिर जो है उससे जो है इम्पोर्ट भी बढ़ जाती है, उससे फिर डॉलर जो है PKR डी वैल्यू हो जाता है और इलेक्शन में फिर भी उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। इलेक्शन फिर भी जो है वो जिसको फेवर किया जाता है वो जीत जाते हैं। तो इस तरीके से जो है ना कि एक पहले उनको नज़र आता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है ख़त्म होने वाली है और फिर वो ऐसे फैसले लेते हैं जिससे जो है इकोनॉमी की जो स्टेबिलिटी है ना वो ख़राब हो जाती है। तो इसमें दोनों चीज़ों का रोल होता है। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये पॉलिटिशियंस की वजह से होता है। जो पाकिस्तान में पूरा सिस्टम बना हुआ है ना उसमें बूम बस साइकिल में ऐसे ही होता है कि जब किसी को नज़र आता है कि मेरा टाइम ख़त्म होने वाला है तो फिर वो इम्पोर्ट्स खोल के और सब्सिडीज़ देख के जो है ना इकोनॉमी ख़राब करता है। और ये सबने की है, सबने की है। इंपोर्ट्स के हवाले से मेरे को है कि जो टारगेट है इंपोर्ट का वो 35.3 बिलियन डॉलर है, से 65.2 बिलियन डॉलर है इस बजट के ऊपर। कि ये रियलिस्टिक अप्रोच है? इतनी इंपोर्ट हो सकती है? देखिए बजट में जो इंपोर्ट के नंबर और एक्सपोर्ट के नंबर होते हैं ना वो थोड़े से फार फेच्ड होते हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं होता वो पूरे हों या हो सकता है उसको एक्सीड भी हो जाए, क्योंकि इन 12 महीनों में बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेट से अचीव आपके कैसे कर सकते हैं? लेट से आपका राइस महंगा हो गया दुनिया में, ठीक है, तो फिर आप एक्सपोर्ट टारगेट अपना आसानी से अचीव कर लेंगे।
लेट से आपके कॉटन की एक्सपोर्ट और गारमेंट्स की एक्सपोर्ट बढ़ने लग गई तो आप इससे ऊपर चले जाएंगे। इसी तरीके से अगर तेल महंगा हो गया तो ये इंपोर्ट टारगेट आप कभी रिस्ट्रिक्ट कर ही नहीं सकते, आप इससे ऊपर चले जाएंगे। तो इसमें जो चीज़ों की प्राइसेस चल रही होती है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, वो डिटर्मिन करती हैं कि ये फुलफिल होगा कि नहीं। सही। इसी वजह से जो बजट में सारी प्रोजेक्शंस होती है ना कि इंपोर्ट इतना होगा, एक्सपोर्ट इतना होगा, उसको देखने के बजाय हम लोग देखते हैं कि टैक्स में क्या चेंज आया है। ओके। जो टैक्स में चेंज आया ना वो 1 साल के लिए रहेगा ऑलमोस्ट। बाकी सारे नंबर्स जो है ना वो जैसे जैसे अगला 1 साल गुजरता है चीज़ें बदलती हैं, थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं। जैसे इस साल भी टैक्स का जो टारगेट था अचीव नहीं हुआ, लेकिन उसकी अच्छी वजह थी कि महंगाई नहीं हो रही थी। जब महंगाई नहीं हो रही थी तो ज़ाहिर है कम टैक्स कलेक्ट होगा, वो अच्छी चीज़ थी। तो इस वजह से जो प्रोजेक्शंस वाले नंबर्स होते हैं उनके पीछे एक पूरी अजम्पशंस होती हैं। अगर वो अजम्पशंस चेंज होती है ना तो फिर ज़रूरी नहीं है वो चीज़ अचीव हो। एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इस बजट में हुई है रियल एस्टेट से रिलेटेड। काफ़ी ज़्यादा रियल लोग एस्टेट। पाकिस्तान में चीज़ें करते भी हैं। तो आप अगर लेट से एक प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, अगर ये 5 करोड़ से कम का प्लॉट है तो आपको बाइंग पे 3% जो है ना एडवांस टैक्स पे करना होता था। बाइंग पे। बाइंग पे इसको गिरा के 1.5% कर दिया गया। ठीक। लेकिन अगर आप सेल करने जा रहे थे तब भी आपको 3% पे करना था, उसको बढ़ा के 4.5 कर दिया गया। जब आप हाँ बेचने जा रहे हैं बिल्कुल, तो उसको क्योंकि लोग प्लॉट खरीदते हैं 2-3 साल रखते हैं और जब बाद वो महंगा होता महंगा है होता है सेल कर देते सेम हैं। प्राइस पे बेच देते हैं बुक्स में। 1 करोड़ का प्लॉट खरीदा और बुक्स पे शो कर दिया मैंने 1 करोड़ का ही बेचा है। और वैसे प्रॉफिट वैसे कमाते हैं। प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक। लेकिन जब आप सेलिंग के टाइम पे ज़्यादा टैक्स देंगे तो एक तरह से कॉम्पनसेट कर रहा है कि आपने उस टाइम में प्रॉफिट बनाया है। तो बायर को इनकरेज किया गया है, सेलर को थोड़ा सा डिस्करेज किया गया है। इससे फ़रोग मिलेगा रियल एस्टेट के अंदर। और जैसे कि इससे फिर ये भी हो सकता है कि ग्रीनलैंड वैसे ही हमारे पास ख़त्म होती जा रही है तो लोग ज़मीनें ही खरीदते जाएंगे, ग्रीनलैंड ऑक्यूपाइड होती जाएगी, हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती जाएंगी। लेकिन जो पाकिस्तान के पास लैंड तो काफ़ी है, अभी भी आप देखें बलूचिस्तान देख लें, इवन पंजाब में भी ये जो SIFC के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। लेकिन वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कोई नहीं ना कर रहा, सीपैक में इन्वेस्टमेंट कोई नहीं कर रहा। लोग आ जाके फिर पंजाब के शहरों में ही आते हैं। पंजाब अब देखें लाहौर कहाँ तक पहुँच गया, वहाँ पे सारे ग्रीनलैंड पे उन्होंने हाउसिंग सोसाइटीज़ बना दी हैं। इसका भी तो कोई हल होना चाहिए, लोगों को गवादर वाली साइड पे इनकरेज करना चाहिए इन्वेस्टमेंट का। देखिए इसमें ना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को अगर आप प्रमोट करेंगे और ये जो एक तरह से सोसाइटी बनाना होता है इसको थोड़ा सा डिस्करेज करेंगे, वर्टिकल कंस्ट्रक्शन को प्रमोट करेंगे तो चीज़ें सॉल्व होंगी। अच्छा एक और चीज़ बजट में बहुत अच्छी आई है, आप कह सकते हैं इसका भी एक ताल्लुक है सैलरीड इंडिविजुअल से। अगर लेट से आपने जो है ना लो कॉस्ट हाउसिंग में मॉर्गेज टैक्स क्रेडिट इंट्रोड्यूस किया गया है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टर्म है पर इसको मैं आसानी से एक्सप्लेन करता हूँ। लेट से एक हुकूमत एक लिमिट लगाएगी, लेट से एक घर जो कि 50 लाख से कम है, सही है, अब उस पर ये सिर्फ अप्लाई होगा, महंगों के घरों पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, आपने 50 लाख का कोई घर खरीदा, उसमें आपने बैंक से 30 लाख रुपए कर्जा ले लिया और आपकी सैलरी हर महीने लेट से 2.5 लाख रुपए। ठीक है, अब रफ आपने 30 लाख का कर्जा लिया हुआ है, हर साल आपने बैंक को जो है तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए इंटरेस्ट में पे करना है। अब जो आपकी सैलरी आ रही है ना उससे उसका जो टैक्स है उसका 30% आप इसके अगेंस्ट रिबेट ले सकते हैं। यानी कि अगर आप ने हर महीने बैंक को तकरीबन 40,000 रुपये देने थे, 30,000 रुपये देने थे, तो उसमें तकरीबन 10,000 रुपये कमी हो जाएगी, वो आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो एक तरह से जो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं और वो बैंक से जो है कर्जा लेते हैं अपना पहला घर बनाने के लिए, तो उनको वहाँ पे भी थोड़ी सी कॉस्ट कम हो जाएगी। बजट हमने काफ़ी डिस्कस किया है। आखिर में बजट के ऊपर आते हैं, बहस हमने काफ़ी इस पे बजट पे किया है, उम्मीद है लोगों को समझ में आई होगी। मुझे ये बताइएगा ई कॉमर्स के ऊपर, यूट्यूबर्स के ऊपर भी टैक्स लग गया है और ई कॉमर्स फ्रीलांसर्स के ऊपर भी काफ़ी टैक्स लगा है। इसको एक्सप्लेन कर दें कि कितना टैक्स लगा है और कि कैसे पे करना है, क्या इसकी ट्रांसपेरेंसी होगी, इसको मजमूई तौर पे ज़रा एक्सप्लेन कर अच्छा दें। इसमें 2-3 चीज़ें हुई हैं। एक तो ये है कि जैसे हम सब कैश ऑन डिलीवरी पे चीज़ें ऑर्डर करते हैं तो उसमें 3 कैटेगरीज आई हैं और ये टैक्स जो है ना जो डिलीवर कर रहा होगा ना जैसे TCS वो लोग कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कराएंगे। अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक्स ऑर्डर की है तो जो भी उसकी कीमत है 0.25% टैक्स आपको एडिशनल पे करना होगा, यानी कि जब वो आपके घर लेकर आएगा तो आपको थोड़ी सी उसको एक्स्ट्रा चार्जेस देने होंगे। अगर आपने कोई क्लोथिंग या अपैरल टाइप चीज़ ऑर्डर किया तो उस पर 2% एडिशनल आपको पे करना हो, और इसके अलावा अगर कोई चीज़ है तो उस पर 1% आपको पे करना हो। तो ये कैश ऑन डिलीवरी वाली चीज़ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं, पहले तो बल्कि आ रहा था जैसे अगर किसी ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, उसको बाहर से पेमेंट आ रही है, उस पर टैक्स होगा, लेकिन वो अप्लाई नहीं हुआ। अब जो लोग मेटा और गूगल पे एड्स रन करते हैं सोशल मीडिया के लिए, तो पहले अगर आप लेट से 1 लाख रुपए के एड्स रन कर रहे हैं तो आपको 10,000 रुपये टैक्स देना होता था। अब इसको बढ़ा के 15,000 कर दिया गया, 10% से 15% कर दिया गया। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक और बड़ा स्टेप लिया है,
अब गवर्नमेंट ने ना अपनी पॉलिसी सेट करनी होती है कि लोगों के पास जो पैसे हैं उनको कहाँ लगाया जाए। तो इन्वेस्टमेंट साइड पे गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है कि स्टॉक मार्केट पे अभी तकरीबन उससे जो भी इनकम आती थी ना उस पर 15% टैक्स होता था। और अगर आपने बैंक में पैसे रखे हुए हैं या आपने फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड में डाले हुए हैं जिससे फिक्स रेट आ रहा होता है 10% साल के हिसाब से, वो भी 15% होता था। तो इस बजट में जो शेयर्स पे इनकम पे टैक्स है उसको 15% पे रखा गया है, लेकिन जो फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स थे या अपने बैंक में रखा हुआ है उसको बढ़ा के 20 से 25% कर दिया। यानी कि गवर्नमेंट भी कह रही है कि आप बिजनेसेस के साथ पार्टनर बने। ये इस तरह से पैसे रख के बैंकों में और फिक्स्ड इनकम में जो है आप अपना नुकसान कर रहे हैं, तो वो भी आपको इनकरेज कर रहे हैं कि अब पाकिस्तान के हालात ठीक हो गए हैं तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करें टैक्स रेट के थ्रू। अब्दुर्रहमान साहब, इसमें मैं चीज़ ये समझना चाहूँगा कि अगर इन्होंने रेवेन्यू इकट्ठा करना है टैक्स से, यूट्यूबर से, तो पहले पाकिस्तान में फैसिलिटीज़ तो दें। पाकिस्तान में सिवाय यूट्यूब के कोई और चीज़ मोनेटाइज है ही नहीं, ना टिकटॉक है आपका, ना आपका फेसबुक है पाकिस्तान के अंदर। तो क्या गवर्नमेंट ऐसी कोई पॉलिसी बनाएगी कि फेसबुक पाकिस्तान के अंदर मोनेटाइज हो और जो यूट्यूब है, टिकटॉक है, वो भी पाकिस्तान के अंदर मोनेटाइज हो? आई थिंक अभी तो इस पर कोई एज सच फाइनेंस बिल में तो चीज़ नहीं है, लेकिन इसको बिल्कुल इनकरेज करना चाहिए। मतलब आप यूट्यूब से अगर किसी को रेवेन्यू आ रहा है तो कोई डॉलर आउटफ्लो नहीं हो रहा, सारा जो है पैसे आ ही रहा है। तो ये इसको फेसबुक पे भी करना चाहिए, टिकटॉक पे भी करना चाहिए। पाकिस्तान में पैसे आएंगे ना, पाकिस्तान का तो नेट फ़ायदा ही है। आप जैसे आईटी इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं, ये भी एक आईटी इंडस्ट्री का एक पार्ट है, कंटेंट क्रिएशन। कॉस्ट सारी रुपीज़ में है और इनकम सारी डॉलर्स में है, तो इसको तो बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। बल्कि जैसे आईटी को बहुत कम टैक्स रेट अप्लाई किया हुआ है उसमें लेकर आना चाहिए। सही। तो अब्दुर्रहमान साहब, ज़रा अब हार्ड टॉक भी करते हैं और पाकिस्तान की ब्लैक इकॉनमी के बारे में ज़रा बताइएगा कि इसका ज़िम्मेदार कौन है और मसला क्या है? हम जो लोग हैं वो वाइट मनी की तरफ क्यों नहीं जाते और इस पे कौन-कौन लोग इसमें मुलविस होते हैं? देखिए, इसमें 3 सेक्टर्स होते हैं किसी भी इकोनॉमी में ना, एक मैन्युफैक्चरिंग, एक एग्रीकल्चर और एक सर्विसेज। पाकिस्तान में ये जो मैन्युफैक्चरिंग है इसका तकरीबन 20 से 25% शेयर है, शायद 30% होगा, लेकिन जो टैक्स कलेक्ट होता है ना उसमें ये 70% से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि इंडस्ट्री तो जो है ना लार्जली, कुछ होंगे उसमें लोग जो टैक्स इवेजन करते हैं, लेकिन लार्जली अपने हिस्से से 2 से 3 गुना टैक्स देती है। एग्रीकल्चर तकरीबन 20% है और टैक्स तो इसका 1% से भी कम है। ठीक। इसी तरीके से सर्विसेज में ये बैंक्स वगैरह तो टैक्स देते हैं, लेकिन ये जो रिटेलर्स हैं ये भी इनकी जो कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमी है उसके मुकाबले में बहुत कम टैक्स देते हैं। पहले पाकिस्तान में रियल एस्टेट से बहुत कम टैक्स कलेक्ट होता था, लेकिन इसकी कलेक्शन पिछले सालों में बढ़ गई है क्योंकि रेट्स इंक्रीज हुए हैं। तो मैं आपको बताऊं, 2 अनटैक्स्ड सेक्टर्स हैं जिसको बिल्कुल गवर्नमेंट को टारगेट करना चाहिए, एक एग्रीकल्चर और दूसरा रिटेलर्स। एग्रीकल्चर के लिए IMF ने आपको ऑलरेडी कंडीशन दी हुई है, अगले साल में देखते हैं किस तरीके से प्रोविंसेस को आगे लेके जाते हैं। और रिटेलर्स के लिए जो है इनको मज़ीद जो 2.5% था ना नॉन फाइलर्स रिटेलर्स, उसको मज़ीद बढ़ाना चाहिए। फार्मर्स के लिए तो कोई बात नहीं करता, ना उनके डीजल की तरफ आते हैं और ना ट्यूबवेल उनको कोई प्रोवाइड की जाते हैं, ना कोई ट्रैक्टर सस्ते, ना खाद सस्ती होती है। तो फिर टैक्स वो कैसे देंगे? वो पहले कमा तो लें पहले। नहीं, इसमें जो स्मॉल फार्मर्स हैं ना वो यकीनन उनका आपने बिल्कुल सही केस प्लीड किया, लेकिन जो बड़े फार्मर्स हैं वो अभी भी बहुत कमाते हैं। कमा रहे हैं। पाकिस्तान में आप कॉस्टिंग करके देख लें जो है किसी भी क्रॉप की, और उस पर सारी इनकम जो है ना वो फिर पूरी जो रूरल इकोनॉमी है, पॉलिटिक्स में इस्तेमाल होती है। अभी आप देखें बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर से कमाते हैं और फिर उस पर टैक्स नहीं देते, तो वो कहीं ना कहीं उसको स्पेंड कर ही लेते हैं। कैश इकोनॉमी क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा है, तो ये जो इनएलिजिबल पर्सन वाली कैटेगरी ये लेकर आए ना, इसको अगर ये 1 साल के लिए मेंटेन कर लें, बैकआउट ना करें, तो बहुत सारी जो है ना चीज़ें ठीक हो सकती हैं पाकिस्तान में। एक यंगस्टर्स के लिए सवाल करना चाहूँगा, आप थोड़ा सा सॉफ्ट की तरफ आते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो यंगस्टर्स हैं वो एक शॉर्टकट ढूंढते हैं अमीर होने का। अच्छा, सेविंग्स नहीं कर पाते। अब हम जैसे सैलरीड लोग सेविंग्स नहीं कर पाते। सेविंग करने का, आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हैं, कोई ऐसा टिप दें सेविंग करने का जो आगे चल के लॉन्ग टर्म कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करने में काम आए। देखिए, इसमें ना 4-5 ऑप्शन होते हैं किसी के पास भी। एक होता है आप गोल्ड खरीद लिया आपने, एक आपने बैंक में पैसे रख लिए, एक आपने स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीद लिए, सही है। इसके अलावा एक है कि आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लिया, सही है। ज़्यादातर 95% लोग यही करते हैं। कुछ लोग नए क्रिप्टो में कर रहे हैं, बट वो भी बहुत ज़्यादा रिस्की एसेट क्लास है। आप उसमें अपनी सेविंग, लेट से आपके पास अगर 50 लाख रुपए हैं तो आप 5-10 से ज़्यादा नहीं लगाएंगे क्योंकि उसका कुछ भी हो सकता है।
उसका इतना रिकॉर्ड ही नहीं है कि आपको जो है वो कन्विक्शन मिले कि हाँ इसमें मैं अपनी सेविंग्स का अच्छा हिस्सा लगा सकता हूँ। तो हम लोग अपने चैनल पे भी सारी चीज़ें बताते रहते हैं कि कौन सी जो है ना रिटर्न लॉन्ग टर्म में ज़्यादा अच्छा देता है। तो आप कोई भी मुल्क उठा के देख लें, स्टॉक मार्केट जो है ना हमेशा सबसे ज़्यादा रिटर्न देती है, क्योंकि उसमें आप टॉप कंपनीज जो होते हैं ना, मैं कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में आप टॉप बिजनेसमैन के साथ इक्वल पार्टनर बन जाते हैं। इक्वल पार्टनर बन हाँ, जाते हैं, यानी कि बिल्कुल। आपने मिज़ान बैंक का जब शेयर लिया ना, शेयर लिया तो आप कुवैत की जो फैमिली जो ओनर्स है ना उसके, उनके बराबर बराबर आपका हो। प्रॉफिट होगा। अब पिछले 10 सालों में मिज़ान बैंक ने एप्पल से ज़्यादा रिटर्न दिए। एप्पल का शेयर लोग कहते हैं कि हमने डॉलर में इन्वेस्ट करना है, फ्रीलांसर्स, लेकिन मिज़ान बैंक का रिटर्न डॉलर्स में एप्पल से ज़्यादा है पिछले 10 सालों के लिए। तो पिछले दिनों जब पाकिस्तान में इतने ट्रम्प के अच्छे टैरिफ वगैरह हम्म, आए थे, उसके अंदर भी यूबीएल के शेयर्स हम्म, में इजाफा देखने को मिला था। अच्छा, कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करने का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है लोगों का। फिर डिजिटल करेंसी में इन्वेस्ट करने का हम्म, रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि ये पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना और साथ ही साथ डिजिटल में इन्वेस्ट करना कितना फ़ायदेमंद है, और कितने से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं? ये क्रिप्टो करेंसी तो पाकिस्तान में अभी अलाउड भी नहीं है, अभी इस पर बातचीत चल रही है, और अगेन सिर्फ 2008 में शुरू हुई थी। ठीक। तो आप सोचें कि जैसे लोग घर पे बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं, तो अभी तो इसको सिर्फ 15-16 साल हुए हैं। कम से कम किसी चीज़ को जब 30-40 साल हो जाते हैं ना, फिर उसकी अडॉप्शन शुरू होती है। अभी भी दुनिया में भी जो टॉप बैंक्स भी होते हैं ना, वो जब अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं तो 3% 2% क्रिप्टो रख लेते हैं। तो इतनी अगर आपको जैसे शौक है, नॉलेज है, और आपके पास बाहर पैसे भी हैं जिसके थ्रू आप लीगली जो है ख़रीद सकते हैं, तो इतना एक्सपोजर तो ठीक होता है। इसमें आप इसको ना इस तरह से भी देख सकते हैं कि क्रिप्टो को कहते हैं, बिटकॉइन जो है ना डिजिटल गोल्ड बन जाएगा। तो हमने पूरी कैलकुलेशन करके देखी है कि अगर ये 25 सालों में डिजिटल गोल्ड बन जाता है, यानी कि दुनिया में आज जितनी गोल्ड की वैल्यू है वहाँ तक पहुँच भी जाता है, तो भी इससे जो प्रॉफिट आएगा ना, वो उतना ही है जितना स्टॉक मार्केट आपको कमा के दे देगी अगले 25 सालों में। सो ये रिस्की एसेट क्लास है, थोड़ा बहुत इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी सारी एसेट क्लास पे हमने जैसे डिस्कस किया, उसके भी रिटर्न्स मैंने आपको बता दिए। जो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है ना, अब उसमें कमोडिटीज़ होती हैं। क्रूड कमोडिटीज़ ऑयल, कमाती गोल्ड नहीं है, कमाती। कमोडिटीज़ आपको कमा के नहीं दे सकती। जैसे एक बिजनेस होता है ना, वो कमाता है, अपनी वैल्यू बढ़ाता है विद टाइम। कमोडिटीज़ में जो भी चीज़ें चल रही होती हैं उसके हिसाब से उसकी प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है। तो वो एक तरह से डेड एसेट है। डेड एसेट। डेड एसेट है, उसकी अर्निंग पावर कोई नहीं है। वो खुद जो है, जो लोग अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, अगर आप इतने एक्सपर्ट हैं तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देख लें तेल कितना महंगा हुआ है, और जो कंपनी जो तेल निकालती थी वो कितनी महंगी हुई वो है। कितनी महंगी है। या और ये जो स्टॉक एक्सचेंज है, तो ये भी तो एक तरह का समझ लें कि तुक्का ही है कि आज शेयर्स बढ़ गए, कल शेयर्स कम है, तो स्टॉक एक्सचेंज भी। अगर छोटे टाइम के लिए करेंगे तो तुक्का है, सेम चीज़ हो जाती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में बिजनेस ग्रो होता है, होता है, होता है, होता है, होता है। लकी सीमेंट आज से 20 साल पहले जो है उसका बहुत छोटा सा एक प्लांट होता था, आज उसके 15 मिलियन टन के प्लांट है। 2002 में मिज़ान बैंक ने पहली ब्रांच खोली थी, आज उसकी मेरे ख्याल से कोई 500 से ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं। इसी तरीके से बिजनेस विद टाइम ग्रो होता रहता है, होता रहता है। आप उसमें जो है इन्वेस्टमेंट करते रहते हो, री इन्वेस्ट करते हो, उससे डिविडेंड्स भी आते हैं, शेयर प्राइस भी बढ़ती रहती है। तो अगर आप बहुत छोटे टाइम के लिए करेंगे, लोग कहते हैं ये वाली खबर आने वाली है, तो शेयर जो है ना 5% 10% बढ़ जाएगा, या उसने ख़रीद लिया मैं भी ख़रीद लेता हूँ, ये बढ़ने लगा है। ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे ना, तो फिर आपका 50-50 चांस है। सही। और लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे तो फिर बिजनेस ने वैल्यू बढ़ानी बढ़ानी। टॉप बिजनेसमैन किसी भी मुल्क के जो है ना, उन्होंने पैसा कमाना ही कमाना है। आप उनके साथ अगर जुड़ जाएंगे तो आप भी प्रॉफिट बनाएंगे। मैं एक लेमैन पर्सन के तौर पे सवाल करता हूँ आपसे। मैं ये सवाल करता हूँ कि मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ, मैं से मुराद मेरे देखने वाले हैं, मैं उनके लिए सवाल कर रहा हूँ। एक सैलरीड पर्सन है, उसकी तमाम तर जमा पूंजी उसकी सैलरी है, वो उससे अपना, वो उस सैलरी से क्या स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर सकता है और कल को अपना एसेट बिल्ड कर सकता है? 100%। ज़्यादातर लोग जैसे जब सेव कर रहे होते हैं एक घर ख़रीदने के लिए, अपना पहला घर ख़रीदने के लिए, उसमें भी लेट से घर 40-50 लाख का है। एक साथ तो आपके पास नहीं आएंगे ना, आपको ओवर 4-5 ईयर्स 6 ईयर्स सेव करना होगा। उस टाइम में भी उसको कहीं लगाना चाहिए ताकि वो बढ़ जाए। अब ज़्यादातर लोग जल्दी से 10 लाख को 20 लाख 30 लाख करने के चक्कर में ना स्कैम्स में आ जाते हैं, कोई ना कोई उनको बेवकूफ़ बना के चला जाता है। तो आप बल्कि हमारे यूट्यूब चैनल पे हमने एक वीडियो बनाई हुई है कि अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है ना, तो भी आप साल में 5-10 मिनट लगा के स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उस पर हमने पूरी वीडियो बनाई है। आप वो देखें। आपको वैसे भी आपके आगे पीछे लोग इन्वेस्ट करते होंगे, वो भी आपको और मालूमात देंगे। जब 2 चीज़ें हैं सिर्फ हमने देखा है जिससे ना लोग घबराते हैं स्टॉक्स। एक होता है कि ये जो ऊपर नीचे होता रहता है, खबरें आती हैं, एक दिन स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई, नीचे चली गई। इस पर हमने बात कर ली कि जब आपने एक बार सोच लिया मैंने इस बिज़नेस में लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की है,
अब थोड़ी बहुत अच्छी चीज़ें होंगी, जैसे पाकिस्तान पिछले 25 साल देखें, इंडिया के साथ मसले मसाइल चलते रहते हैं, इलेक्शन कभी टाइम पे होते हैं कभी नहीं होते, 20-25 प्राइम मिनिस्टर जो है वो चेंज हो गए, मिलिट्री रूल आ गया, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी सबको चांस मिला, लेकिन रिजल्ट क्या है, रिजल्ट जो इंडेक्स 1000 पे होता था ना वो 1999 पे, वो आज 1,20,000 पे। 20,000 यानी कि आपने अपनी मर्जी की अच्छी कंपनी नहीं भी ढूंढी होती, एक नॉर्मल सी कंपनी में भी इन्वेस्ट कर लिया होता जो कि इंडेक्स बनाती है, तो भी आपका जो 1,00,000 रुपए है वो तो ये 1,20,00,000 हो जाता है। इंडेक्स ग्रोथ कम है आपके हिसाब से? नहीं, इंडेक्स के अंदर एवरेज कंपनीज होती हैं, लेकिन अगर आपने कोई अच्छी कंपनी ढूंढ ली होती तो वो उससे भी ज़्यादा आपको प्रॉफिट देती। सही। तो अब्दुल साहब मुझे ये बताइएगा कि हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि जो कहते हैं कि 10,000 से कारोबार स्टार्ट करना है, और केजरीवाल ने तो एक एक्टिविटी भी करवाई थी, इंडियन एक चीफ मिनिस्टर दिल्ली के, उन्होंने 10,000 स्टूडेंट्स को देख के कारोबार स्टार्ट करवाया था। पाकिस्तान में लो बजट के ऊपर कौन से कारोबार स्टार्ट किए जा सकते हैं? देखिए, जब आप कोई भी कारोबार में खुद जाते हैं ना, तो आप सोचते हैं कि जो ऑलरेडी जो लोग कर रहे हैं ना, मैं उससे बेहतर कर सकता हूँ। जैसे हम लोगों ने भी अपनी कंपनी स्टार्ट की ना, तो हमने देखा जो लोग म्यूचुअल फंड्स हैं या दूसरी कंपनीज हैं जो लोगों को गाइड करते हैं इन्वेस्टमेंट से, हमने कहा हम इससे बेहतर कर सकते हैं, हम लोगों को बेहतर समझा सकते हैं, बेहतर कंपनीज ढूंढ के दे सकते हैं, बेहतर रिटर्न ला के दे सकते हैं, तो फिर आप उस बिज़नेस में आते हैं। अगर आप वो नहीं कर सकते, अगर आपने उसी तरीके से काम करना है जिस तरीके से ऑलरेडी लोग उसमें जो है वो कर रहे हैं, तो फिर बेहतर होता है आप जो उस मुल्क के टॉप बिजनेसमैन हैं उनके साथ पार्टनर बन जाए। पार्टनर बन जाए, हाँ, इन्वेस्ट करके। बिल्कुल। ठीक। क्योंकि अब देखें, अब एक दुनिया में अगर 10 बिजनेसेस स्टार्ट होते हैं ना, तो 2 साल बाद सिर्फ एक रह जाता है। सही। 90% फेलियर रेट भी होता है। ठीक। तो अगर तो आप बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड हैं, आप जिस बिज़नेस में जा रहे हो पहले आपने उसमें 4-5 साल उसकी किसी दूसरी कंपनी में जॉब भी किया है, फिर तो आप वो रिस्क ले सकते हैं। और स्पेशली अगर आपने जैसे 5-7 साल नौकरी की, उसमें अपनी सेविंग्स जमा की, एक ऐसा पूल बना लिया कि अब अगर आपका बिज़नेस आपको 2-3 साल तक पैसे नहीं भी देगा तो भी आपका जो है किचन चल रहा है, किचन चल रहा है, तो फिर आप वो रिस्क ले सकते हैं। सही। तो बिजनेस रिस्क तभी लेना जब आपको लगे कि आप बाकियों से बेहतर कर सकते हैं, और अगर आप फेल भी हो गए ना तो कोई मसला नहीं। इन्वेस्टमेंट हो या बिजनेस हो, रिस्क है, रिस्क है, रिस्क के बगैर नहीं है। लेकिन जब आप स्टॉक मार्केट में करते हैं ना, एक तो कंपनी जिसमें आप इन्वेस्ट करें वो बहुत बड़ी है, रिस्क वो ये शुरू की कंपनी नहीं है, कोई अभी शुरू नहीं हुई, उसका पहला साल नहीं है, उसको ऑलरेडी 20 साल से काम कर रही है, रिस्क कम हो गया। फिर आपने एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया, आपने 10-20 लोगों के साथ पार्टनरशिप कर ली, हो सकता है एक फेल हो जाए, 20 के 20 तो फेल नहीं होंगे ना। तो स्टॉक मार्केट में तो रिस्क जो है ना, बस वो यही होता है, ऊपर नीचे, लॉन्ग टर्म में उसमें फ़ायदा ही देना होता है। अच्छा अब्दुल साहब, इस बजट के अंदर लोग कह रहे थे कि गाड़ियाँ सस्ती है, बल्कि गवर्नमेंट कह रही थी कि गाड़ियाँ सस्ती हो जाएंगी। अच्छा, नई गाड़ियाँ सस्ती होंगी या पुरानी गाड़ियाँ सस्ती होंगी? और वैसे तो हम देखते हैं कि एसयूवीज़ की भरमार है सड़क के ऊपर, और सेडान कम हो गई है, तो ज़रा इस बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा कि 2.8 से ऊपर वाली गाड़ियाँ कितनी सस्ती होंगी, और दूसरी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ कितनी सस्ती होंगी? अच्छा, अभी तक जो बजट आया ना, उसमें 2 चेंजेस आए हैं गाड़ियों के रिलेटेड, लेकिन अभी इसके अलावा और चीज़ें भी आनी है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी तक जो चीज़ें आई हैं ना, उसमें 1300 सीसी तक जो गाड़ी है उस पर 1% लेवी लग गई है। गवर्नमेंट असल में डिस्करेज करना चाह रही है कि आपने पेट्रोल वाली गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं करनी। अच्छा, लेकिन ये इलेक्ट्रिक? हाँ, लेकिन ये हाइब्रिड पे भी अप्लाई होगा, यानी कि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट सारी जितनी गाड़ियाँ अभी बिकती हैं ना, उसमें अगर आप 1300 सीसी से कम गाड़ी लेंगे तो 1% लेवी अप्लाई हो गई है। यानी कि अगर 30 लाख किया तो आपको 30,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अगर 1300 सीसी से 1800 सीसी है तो 2% लेवी अप्लाई हो गई है। यानी कि अगर 50 लाख की गाड़ी है तो आपको 1 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और 1800 सीसी से ऊपर है तो फिर 3%। 1 करोड़ की गाड़ी है तो 3 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में जो 850 सीसी से कम गाड़ी होती थी, जो कि ज़्यादातर ऑल्टो ही है, उस पर 12.5% सेल टैक्स होता था, अब वो 18% कर दिया गया है। तो ऑल्टो भी तकरीबन, दोनों चीज़ों को अगर मिला लें तो तकरीबन 1.5-2 लाख महंगी हो जाएगी। अब जो सस्ती वाली चीज़ है ना, वो ये है कि पाकिस्तान ने IMF से एग्री किया है कि हम एक तो इम्पोर्टेड गाड़ियों की लिमिट जो है 3 साल से 5 साल करेंगे, और इन पे जो ड्यूटीज़ है ना वो कम करेंगे। अब बजट अभी जो आया है ना, उसके अंदर जितनी भी RDs रेगुलेटरी ड्यूटीज़ होती हैं वो बजट में नहीं आती, उसका एक सेपरेट SRO होता है। पिछले साल भी ऐसे हुआ था। तो अगर आप फाइनेंस बिल के सैलिएंट फीचर्स पढ़ेंगे, वहाँ लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ने पता नहीं 4000 कैटेगरीज पे कस्टम ड्यूटी कम कर दी। ठीक है। 500 से ज़्यादा कैटेगरीज पे रेगुलेटरी ड्यूटी ज़ीरो कर दी, और 500 से ज़्यादा कैटेगरीज पे जो है रेगुलेटरी कम कर दी, रेगुलेटरी ड्यूटी। अब इसकी डिटेल जो है ना कमिंग डेज में आएगी, और उसमें लिखा भी हुआ है कि रेगुलेटरी ड्यूटी की लिमिट जो है 50% कर दी। अभी गाड़ियों पे 90% तक रेगुलेटरी ड्यूटी भी होती थी। अभी
अभी जैसे हम बात कर रहे हैं ना इस साल में इस साल में 90% तक भी रेगुलेटेड ड्यूटी होती सही। थी। तो सैलिएंट फीचर्स में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम रेगुलेटेड ड्यूटी 50% होगी। जो गाड़ियां बाहर से इंपोर्ट बिल्कुल, होंगी। जो इंपोर्टेड गाड़ियां हैं उन पे ड्यूटीज कम होंगी, लेकिन उसकी डिटेल तकरीबन एक हफ्ते तक आएगी। एक हफ्ते तक, ठीक है सर। बजट पे हमने बात की, फाइनेंशियल ग्रोथ पे के ऊपर हमने बात की। कुछ चीज़ें रह गई हैं, वो मैं चाहूँगा कि मैं आपके साथ अगले पॉडकास्ट में शेयर करूँ, अगले पॉडकास्ट में हम बातें करें। सर आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल रहमान नजम साहब, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, इकॉनमी के एक्सपर्ट। बजट आ गया है, बजट के ऊपर हमने बात की कि बजट के अंदर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या गुल खिलाएगा ये बजट। हमें दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।